नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पुणे में केतन अग्रवाल के कत्ल की जो घटना सामने आई, उसकी पेचीदगियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पुणे पुलिस जो इस मामले की तफ्तीश कर रही है, पहले वो इस मामले में सीन ऑफ क्राइम के रिक्रिएशन के लिए जो प्राइम एक्यूज्ड है सिया गोयल, उसे लोहगढ़ किले पर लेकर गई थी और वहां सिया गोयल से केतन के वजन वाले एक पुतले को ऊपर से धक्का दिलवाया था, जिससे पुलिस ये एसेस कर पाए, फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स ये एसेस कर पाए कि केतन को जब सिया ने ऊपर से धक्का दिया तो उसकी बॉडी किस जगह पर एग्जैक्टली गिरी होगी और उसका डिस्टेंस किले की दीवार से कितना ज़्यादा या कितना कम था। कहने का मतलब ये कि इस सीन ऑफ क्राइम के रिक्रिएशन को देखकर ये बात तकरीबन क्लियर हो रही थी कि केतन को कत्ल से पहले सिया गोयल ने ही धक्का दिया। मगर अब पुणे पुलिस ने जो कुछ किया है उससे इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। पुणे पुलिस ने सिया गोयल के इस रिक्रिएशन के बाद बुधवार की सुबह जो को एक्यूज्ड है चेतन चौधरी, उसे भी रिक्रिएशन के लिए उसी लोहगढ़ के किले पर लेकर गई और वहां चेतन चौधरी को भी केतन अग्रवाल के पुतले को धक्का देने के लिए बोला गया। अब सवाल यह है कि केतन अग्रवाल के पुतले को चेतन चौधरी ने क्यों धक्का दिया? अगर सिया ने धक्का दिया तो फिर सिया का रिक्रिएशन पहले हो चुका था। चेतन चौधरी के उसको धक्का देने का सेंस जो है वो समझ में नहीं आया। और अगर दोनों ने धक्का दिया तो जाहिर है दोनों एक ही वक्त पर मौका वारदात पर मौजूद थे, तो दोनों को एक ही साथ उस पुतले को धक्का देना था। दोनों अलग अलग इस पुतले को धक्का दे रहे हैं। इससे ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर केतन अग्रवाल को धक्का किसने दिया था? सिया गोयल ने, जो उसकी मंगेतर थी, या फिर सिया गोयल के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और आज की तारीख में इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। पुणे पुलिस ने आधिकारिक तौर पर अब तक ये क्लियर नहीं किया है कि केतन अग्रवाल को खाई में धक्का देने वाला शख्स कौन था, सिया गोयल थी या फिर चेतन चौधरी। और शायद यही वजह है कि दोनों का सीन ऑफ क्राइम पर अलग अलग रिक्रिएशन करवाया गया और दोनों से केतन अग्रवाल के पुतले को धक्का दिलवाया गया, जो अपने आप में इस मामले को काफ़ी उलझाता हुआ प्रतीत हो रहा है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या दोनों पुलिस को गुमराह कर रहे हैं? क्या लगातार दोनों पुलिस को झूठ बोल रहे हैं? क्या दोनों अपने अपने हिसाब से पुलिस को कहानी सुना रहे हैं? सवाल यह भी है कि अगर दोनों मान लीजिए झूठ बोल रहे हैं और अपने अपने हिसाब से पुलिस को अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं, तो क्या पुलिस ने इन दोनों को आमने सामने बिठाकर इनका क्रॉस इंटरोगेशन नहीं कराया? और अगर कराया तो उसमें से कोई तथ्य निकल कर सामने तो आया होगा। ये सवाल अब तक अनुत्तरित क्यों है, अनआंसर्ड क्यों है कि केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले के ऊपर से धक्का आखिर किसने दिया, सिया गोयल ने या फिर चेतन चौधरी ने? और ये सबसे बड़ा सवाल इस केस का है, क्योंकि इसी से ये पता चलेगा कि कत्ल को एग्जीक्यूट करने वाला कौन था और कत्ल में साथ देने वाला कौन था। क्या दोनों ने साथ मिलकर धक्का दिया था या फिर सिर्फ सिया ने धक्का दिया या फिर सिर्फ चेतन चौधरी ने धक्का दिया? पहले ये बात भी सामने आई थी कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने मर्डर की प्लानिंग तो पहले से कर ली थी, लेकिन उस आइसोलेटेड यानी सुनसान जगह पर ले जाकर केतन अग्रवाल को धक्का एग्जैक्टली कब देना है, इसकी बात कैसे दोनों एक दूसरे को कन्वे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल था। ऐसे में सिया गोयल और चेतन चौधरी ने आपस में जो बातचीत की थी उसमें एक कोड लैंग्वेज का जिक्र आया था। कोड लैंग्वेज क्या था? कोड लैंग्वेज ये था कि सिया गोयल पानी पीने के बहाने से, थक जाने के बहाने से या फिर जूते का फीता बांधने के बहाने से नीचे बैठ जाएगी, उसी पॉइंट पर पहुंचकर जहां से केतन अग्रवाल को नीचे धक्का दिए जाने की प्लानिंग थी। और जैसे ही सिया गोयल नीचे बैठेगी, एक संकेत मिलेगा चेतन चौधरी को कि हाँ सिया बैठ गई है। उसका बैठना एक इशारा होगा और चेतन उसी वक्त जाकर केतन अग्रवाल को नीचे धक्का दे देगा। ये बात पहले सामने आई थी और इस तरह की खबरें मीडिया में प्रकाशित भी हुई थी। एक कोड लैंग्वेज की बात क्लियर हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से सिया गोयल से भी क्राइम सीन पर रिक्रिएशन करवाया गया, पुतले को धक्का दिलवाया गया और अब चेतन से भी करवाया गया, उससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कोड लैंग्वेज वाली थ्योरी कहाँ गई। जाहिर है ये बातें पुलिस महकमे से ही छन छन कर पत्रकारों को पता चलती हैं। तो अगर कोड लैंग्वेज वाली थ्योरी सही है तो फिर सवाल ये उठता है कि सिया गोयल से केतन अग्रवाल के पुतले को धक्का क्यों दिलवाया गया? और अगर कोड लैंग्वेज वाली थ्योरी गलत है तो फिर चेतन चौधरी ने क्यों धक्का दिया? जाहिर है ये सवाल बहुत बड़ा है और इस पर जो है पुलिस को
पूरे मामले में क्लैरिटी रखनी होगी, क्योंकि ये क्राइम पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर टिका हुआ है। कोई भी ऐसा चश्मदीद उस मौका वारदात पर नहीं था या अब तक सामने नहीं आया है जिसने ये क्लेम किया हो कि उन्होंने कातिलों को केतन अग्रवाल का कत्ल करते हुए देखा है। ऐसे में पुलिस को सारी चीज़ों की कड़ियाँ जोड़नी है, चाहे वो टेक्निकल एविडेंस हो, सीन ऑफ क्राइम की तरफ जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं एग्जैक्टली मौके पर फोकस्ड नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो कोई कैमरा ही नहीं है, लेकिन लोहगढ़ किले के गेट पर, नीचे सीढ़ियों पर जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके फुटेजेस की बात करें, या फिर सिया और चेतन के बीच में जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता था या दोनों व्हाट्सएप पर जो चैट करते थे, जिस तरह की सर्च हिस्ट्री उनकी किसी को मारने को लेकर सामने आई है, उन सारी चीज़ों को कोरोबोरेट करके पूरी कहानी को मुकम्मल करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसीलिए इस चुनौती को जब तक पुलिस कंप्लीट नहीं कर पाएगी तब तक पुलिस इस मामले में कोई कंक्रीट या पुख्ता चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाएगी। हमारे सहयोगी हैं श्री कृष्ण पांचाल, उन्होंने इस मामले में जो डीवाईएसपी हैं मिस्टर गजानन टोम्पे, उनसे बातचीत की और उनसे पूछा कि चेतन चौधरी ने ये रिक्रिएशन क्यों किया। अगर सिया गोयल ने भी रिक्रिएशन किया था और सिया गोयल से धक्का दिलवाया गया पुतले को, तो अब चेतन चौधरी से धक्का दिलवाने का क्या मतलब है? क्या ये कहानी अब तक साफ नहीं हुई है? तो आप सुनिए कि डीएसपी गजानन टोम्पे ने हमारे सहयोगी श्री कृष्ण पांचाल को क्या जवाब दिया। आप उनकी वो बाइट सुनिए। आज हमने सुबह चेतन चौधरी को, जो अक्यूज्ड है, उनको हम जो भी घटनास्थल है वहाँ पे रिक्रिएशन के लिए लेके गए थे, और जैसी घटना हुई उस हिसाब से हमने मेमोरेंडम में वो रिक्रिएशन किया हुआ है। लेकिन कहाँ कहाँ मतलब उसको ले जाया गया, क्योंकि क्राइम में यानी कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि चेतन जो है सिया और केतन के पीछे है, मतलब इसी तरह से वो रिक्रिएशन किया गया है। जैसी सिचुएशन थी उस हिसाब से अक्यूज ने जैसे बताया हमने वो स्पॉट रिक्रिएट किया हुआ था क्राइम में। लोहगढ़ पर कितने जो है ठिकानों पर वो रुके थे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया था? जैसे मैंने कहा, जहाँ जहाँ वो रुके थे, वो जहाँ पे उन्होंने स्पॉट दिखाए वो हमने, कितने ठिकानों पर रुके थे वहाँ पे? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पर जहाँ रुके थे उन्होंने हमें बताया। भी यूज किया है, कितने किलो का था और किस तरह से धक्का दिया गया? हाँ, हमने डमी का यूज़ किया था। केतन जो ये हुए हैं इसमें, उनका जो वेट था उसके वजन का हमने डमी यूज़ किया था उसमें। लेकिन सिया को भी आपने मतलब केतन को धक्का देने का जो रिक्रिएशन किया था, अब जो चौधरी है उसको भी धक्का देने का ये किया है रिक्रिएशन, मतलब ये दोनों आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम अलग अलग उसमें हमने चेक किया कि कैसे कैसे सिचुएशन हुई थी। अब बात चेतन चौधरी और सिया गोयल के बीच हुई लास्ट सीक्रेट कॉल की। यह तथ्य उभर कर सामने आया कि 36 मिनट पहले जब केतन अग्रवाल का कत्ल किया गया, उससे 36 मिनट पहले सिया गोयल के साथ चेतन चौधरी की फ़ोन पर आखिरी बार बातचीत हुई थी, और ये फाइनल कॉल थी, लास्ट कॉल थी, जिसके बाद दोनों ने ये तय कर लिया कि अब तो कत्ल करना ही करना है। इस बातचीत के बाद सिया और चेतन दोनों ने अपनी अपनी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। जो चैट दोनों ने आपस में किए थे वो भी उन्होंने डिलीट कर दिए थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि कत्ल के बाद वो आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, और अगर शादी भी करेंगे तो वो कम से कम 3 साल बाद करेंगे, ताकि उन पर कोई शक न करे। इतनी तैयारी दोनों ने की थी। इसके बावजूद पुणे पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से दोनों की सीडीआर निकलवाई और दोनों की कॉल हिस्ट्री का पुलिस ने पता कर लिया, और पुलिस ने यह पता किया कि 36 मिनट पहले दोनों ने केतन अग्रवाल के कत्ल से पहले आपस में बातचीत की थी, सीक्रेट कन्वर्सेशन किया था। जाहिर है ये सीक्रेट कन्वर्सेशन जब हुआ था तब केतन अग्रवाल सिया के साथ ही मौजूद था। सिया ने वो वक्त सीक्रेट कन्वर्सेशन के लिए कैसे निकाला, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने कॉल डिटेल तो निकाल ली है, लेकिन जाहिर है दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस को उसी सूरत में मिल सकती है अगर बाय डिफ़ॉल्ट या डेलिबरेटली दोनों में से किसी ने भी इस कॉल को अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड किया हो, जिस बात की संभावना नहीं के बराबर लगती है। ऐसे में दोनों की उस लास्ट सीक्रेट कॉल में क्या बातचीत हुई, इस चीज़ का सच जानने के लिए पुलिस पूरी तरह सिया गोयल और चेतन चौधरी पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन जिस तरह से ये दोनों पुलिस को लगातार गुमराह कर रहे हैं, उससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या पुलिस उस आखिरी कन्वर्सेशन के सच को पूरी तरह रिट्रीव कर पाएगी, जान पाएगी या नहीं पाएगी। ये भी एक तथ्य है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अब इस मामले पर कानूनी तौर पर मुकदमा लड़ा जाना है। जाहिर है दोनों पक्षों के अपने अपने वकील होंगे। जो पीड़ित पक्ष है, अग्रवाल परिवार, केतन के पिता, उन्होंने खुद
महाराष्ट्र के जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे मुलाकात की थी और जो टॉप लॉयर हैं उज्ज्वल निकम, उनको अपनी तरफ से केस लड़ने के लिए नियुक्त करने की इच्छा जताई थी। उज्ज्वल निकम ने इस चीज़ के लिए हामी भर दी है और अब वो जो पीड़ित परिवार है उनके तरफ से मुकदमा कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दो वकीलों की थ्योरी सामने आई है। एक वकील हैं विपुल दोशिंग और दूसरे हैं आशुतोष श्रीवास्तव। दोनों पुणे के नामी वकील हैं, लेकिन इस मामले में पेंच ये है कि गोयल परिवार, सिया गोयल का जो परिवार है, वो विपुल दोशिंग को अपना वकील मान रहा है और उन्होंने ही गोयल परिवार की तरफ से वकालतनामा भी दाखिल किया है। जबकि आशुतोष श्रीवास्तव के बारे में गोयल परिवार ने यह कहा है कि उन्होंने अपना वकील नियुक्त नहीं किया है। उधर आशुतोष श्रीवास्तव का यह कहना है कि वो सिया गोयल के वकील हैं क्योंकि सिया गोयल ने उनको अपना वकील मानते हुए उनकी तरफ से उनके दिए गए वकालतनामा पर दस्तखत किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर कोई बड़ा कम्युनिकेशन गैप है? क्या सिया गोयल ने गिरफ्तारी के बाद या जेल जाते हुए किसी भी मौके पर वकालतनामा पर दस्तखत कर दिए जो आशुतोष श्रीवास्तव की तरफ से दिया गया, कोर्ट में पेश किया गया वकालतनामा? क्योंकि अगर सिया ने आशुतोष श्रीवास्तव को अपना वकील नामित किया है तो विपुल दोशिंग गोयल परिवार की तरफ से ये मुकदमा कैसे लड़ रहे हैं? ऐसे में ये सवाल उठता है कि विपुल दोशिंग आखिर गोयल परिवार के वकील हैं या आशुतोष श्रीवास्तव हैं? आशुतोष श्रीवास्तव का ये कहना है कि उनको लेकर गोयल परिवार के लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, खासकर सिया के भाई साहिल गोयल ने जिस तरह की बातें कही हैं कि आशुतोष श्रीवास्तव उनको धमका रहे हैं, तो ये बात जो है निराधार है और उनके लिए बहुत अपमानजनक है और पेशेवर तरीके से भी उनके लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए वो गुस्सा हो गए हैं और गुस्से में उन्होंने गोयल परिवार पर, साहिल गोयल पर 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस ठोक दिया है। जबकि सिया गोयल के पिता और साहिल गोयल के पिता प्रवीण गोयल का ये कहना है कि वो तो आशुतोष श्रीवास्तव से उनकी कोई बातचीत ही नहीं है। वो इतना ज़रूर जानते हैं कि आशुतोष श्रीवास्तव बड़े वकील हैं, लेकिन उनके साथ उनकी न तो कोई मुलाकात है, न कोई बातचीत है, न कोई कम्युनिकेशन है। इसीलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये माजरा क्या है। हमारे सहयोगी हैं ओंकार वाबले, उन्होंने प्रवीण गोयल से, सिया गोयल के जो पिता हैं, उनसे इस मामले पर बातचीत की थी। प्रवीण गोयल ने आशुतोष श्रीवास्तव जो वकील हैं जिन्होंने गोयल परिवार पर मानहानि का दावा कर दिया है, उनको लेकर क्या कहा, आपको वो बात भी सुननी चाहिए। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि ये एग्जैक्टली लॉयर का आपका इशू क्या हुआ है? सर, ये आशुतोष श्रीवास्तव जी, ये बहुत बड़ा नाम है और मैंने कभी उनको हायर नहीं किया है और इस केस का तो मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उनका कैसे क्या है क्या नहीं है, और हमने तो हायर नहीं किया है, ना मेरी कभी बात हुई उनसे और ना कभी मैंने देखा है। और हमने तो जो कुछ किया है वो विपुल जी सर को किया है और पूरे केस की तहकीकात वही देखेंगे और वही करेंगे। लेकिन श्रीवास्तव का बार बार कहना था उनके पास वकालतनामा है, वो कोर्ट में भी अपीयर हुए, फिर एग्जैक्टली क्या हुआ? नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। श्रीवास्तव सर के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी बेटी ने उनको सिग्नेचर दिए, उनको भी कुछ पता नहीं हुआ, उन्होंने तो बस वो कुछ देखा नहीं है और एक वकालत के नाम के वो हिसाब से सही कर दी होगी। बाकी हमने उनको कभी हायर नहीं किया। तो आपने पुणे पुलिस की बात भी सुनी और सिया गोयल के परिवार यानी सिया गोयल के पिता की बात भी सुनी। ये मामला जो है अभी भी लगातार सुर्खियों में है। पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को रिमांड पर ले रखा है और यह रिमांड 3 जुलाई तक कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया है। 3 जुलाई तक पुलिस के पास वक्त है कि वो इन दोनों से अच्छी तरह से पूछताछ करे और तमाम सबूत जुटा ले। अगर इस दौरान पुलिस की तफ्तीश पूरी नहीं हुई और इनसे तफ्तीश में किसी और एविडेंस की या किसी और निशानदेही की ज़रूरत हुई तो पुलिस शायद फिर से इनकी रिमांड मांगे, लेकिन हालांकि उसकी संभावना धीरे धीरे कम होती जाएगी क्योंकि रिमांड पहले भी इनको 7 दिन का दिया गया था, उसके बाद फिर 4 दिन का दिया गया, यानी 11 दिन का रिमांड ऑलरेडी हो चुका है। तो कुछ दिनों का रिमांड और मिल सकता है, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो रिमांड न भी दे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस इस 3 जुलाई की अवधि में ये क्लियर कर पाएगी कि केतन अग्रवाल को किले के ऊपर से आखिर धक्का किसने दिया था, क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल है जो अब भी अनुत्तरित है। अभी इस पेशकश में इतना ही। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ या फिर इसी मामले में किसी नए अपडेट के साथ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।